सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द सोशल साइंस 2.0। मेरा नाम है शिवम दुबे और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। इस टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले बात करें उन सभी टॉपिक्स की जिन पे हम लोग अब तक डिस्कशन कर चुके हैं, तो वो हमने पढ़ा फ्रेडरिक सोरियोस की पेंटिंग के बारे में और साथ ही साथ फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। यानी कि हम जानते हैं कि जो गलती इतिहास में नेपोलियन ने किया उस गलती को करने से हम बचेंगे, क्योंकि नेपोलियन ने क्या किया, टेरिटरीज को कन्क्वायर करता गया लेकिन कंसोलिडेट नहीं कर पाया, जिसकी वजह से आगे जीतता गया पीछे हारता गया। तो उसी तरीके से सेम गलती हम भी करने से बचें, क्योंकि हम आगे पढ़ते जाएं लेकिन पीछे सारा हमारा छूटता जाए। तो इस चीज से बचने के लिए हम एक बार कंसोलिडेट करते हैं उन सभी टॉपिक्स को जिन टॉपिक्स को अब तक हमने पढ़ा है। तो हमने क्या पढ़ा है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, यानी ऑल ओवर द यूरोप में सबसे पहले जो नेशनलिज्म की चिंगारी है, जो आइडियोलॉजी है, वो इमर्ज होती है फ्रांस में। और वहां से फ्रांस में 1789 के रेवोल्यूशन के बाद वो चिंगारी ऑल ओवर द यूरोप, फ्रेंच आर्मी कहें, नेपोलियन कहें या जिसके भी माध्यम से कहें, ऑल ओवर द यूरोप में स्प्रेड आउट होता है। और उसके माध्यम से यूरोप के जितने भी देश हैं उस सभी देशों में नेशन स्टेट की आइडियोलॉजी इमर्ज होना शुरू हो रही है। लेकिन वो आइडियोलॉजी किन किन प्रोसेस होकर गुजरेगी, कैसे कैसे आइडियोलॉजी इमर्ज होगी, उसी को हम लोग पढ़ रहे हैं। यानी हम लोग पढ़ रहे हैं द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, जिसमें हमने कल पढ़ा था कि यूरोप की सोसाइटी में दो क्लासेस थे, एक था एरिस्टोक्रेट क्लास और एक था पुअर पेजेंट्री। कौन था? पुअर पेजेंट्री। ये आपने जो है अपनी रॉयल्टी को क्या इंजॉय करते थे, प्रिविलेज बेस्ड बाय बर्थ को इंजॉय कर रहे थे। वहीं पे पुअर पेजेंट्री जो है स्थिति बहुत खराब थी। लेकिन उसी समय यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है और यूरोप में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन वेस्टर्न पार्ट में होता है तो उसका प्रभाव इतना अधिक पड़ता है कि समाज में एक नया वर्ग, एक नया कमर्शियल क्लास या जिसको वर्किंग पॉपुलेशन हम कह सकते हैं वो पैदा होती है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं न्यू मिडिल क्लास। क्या बोल सकते हैं? न्यू मिडिल क्लास या फिर मिडिल क्लास। अब ये क्या थे, थोड़ी सी इनके पास पैसा आ गया, ये बहुत ज़्यादा अमीर नहीं थे और बहुत ज़्यादा गरीब भी नहीं थे, ये मिडिल क्लास थे। अब चूंकि इनके पास जब कुछ पैसा आया तो ये एजुकेटेड हुए और एजुकेटेड हुए तो क्वेश्चन करना शुरू कर दिए, नेशनल यूनिटी की बात, नेशन स्टेट की बात, एरिस्टोक्रेसी के प्रिविलेज को हटाने की बात, तमाम बातें ये करने लगे। तो वही टॉपिक हमारा शुरू चल रहा है और उसी टॉपिक पर हम लोग अपनी यात्रा को कंटिन्यू करते हैं कि एक आइडियोलॉजी इमर्ज होती है लिबरलिज्म। क्या बोल सकते हैं उसको? लिबरलिज्म, जिसको हम लोग बोलते हैं लिबरल नेशनलिज्म। यानी कि जो न्यू मिडिल क्लास था, जो मिडिल क्लास था, उसके अंदर एक आइडियोलॉजी आती है और वो आइडियोलॉजी क्या थी? लिबरल नेशनलिज्म यानी लिबरलिज्म। क्या टॉपिक है, क्या कंटेंट है? टॉपिक पे बढ़ते हैं। आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटीज इन अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप वर क्लोजली अलाइड टू द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। हम जानते हैं उस वक्त यूरोप में एक आइडियोलॉजी इमर्ज होती है और ये आइडियोलॉजी किसके माध्यम से? तो मिडिल क्लास के माध्यम से, जिसको हम लोग बोलते हैं लिबरलिज्म। अब ये लिबरलिज्म में जो लिबर लगा हुआ है, उस लिबर शब्द का मतलब क्या है? वो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है टू बिकमिंग फ्री या फिर फ्री, यानी स्वतंत्र होना। अब इनके पर्सपेक्टिव में स्वतंत्र होना, आजाद होना, फ्री होना, वो किस पर्सपेक्टिव में कह रहे थे? तो वो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में कह रहे थे। लेकिन फिर भी उससे लोग इंस्पायर होकर पॉलिटिकल स्फीयर में भी उस चीज को लेकर आते हैं। लेकिन यही लिबरल लोग, यही मिडिल क्लास लोग पॉलिटिकल स्फीयर में भी कुछ चीजें रखते हैं और इकोनॉमिक स्फीयर में भी कुछ चीजें रखते हैं। लेकिन वो क्या क्या है, बात अगर उनकी करें तो कह रहा है कि आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी इन अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप वर क्लोजली अलाइड टू द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। यानी कि यहाँ पे बात करें नेशनल यूनिटी की तो अर्ली 19th सेंचुरी में यूरोप इस विचारधारा से भरना शुरू हो गया था, जिस विचारधारा को हम बोल सकते हैं लिबरलिज्म। और लिबरलिज्म की अगर बात करें तो ये एक लैटिन वर्ड है और इसका मतलब क्या है? फ्री। यानी कि फॉर द न्यू मिडिल क्लास लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड द इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। यानी कि अब देखिए, पहले क्या एक वर्ग था, सबसे पुअर पेजेंट्री थी और एक एरिस्टोक्रेट थे। ये दोनों ही क्लास यूरोप के सोसाइटी में एग्जिस्ट किया करती थी। लेकिन एक थर्ड क्लास जो कि मिडिल क्लास के रूप में इमर्ज होती है, और ये जो मिडिल क्लास था इसके पास कुछ पैसा भी था, वेल्थ भी था, जिसकी वजह से ये शिक्षित हुए, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, प्रोफेशनल, तमाम लोग इमर्ज होना शुरू हुए। और जब ये ऐसे हुए तो ये नेशनल यूनिटी की बात, नेशन स्टेट की बात और इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ की बात, फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल की बात ये करना शुरू कर देते हैं। और ये
जिस आइडियोलॉजी के माध्यम बातें कर रहे हैं, जिस आइडियोलॉजी के थ्रू ये बातें कर रहे हैं, उस आइडियोलॉजी को हम लोग बोलते हैं लिबरलिज्म। क्या बोलते हैं? लिबरल नेशनलिज्म। लिबरल नेशनलिज्म यानी कि फॉर द न्यू मिडिल क्लास लिबरलिज्म स्टूड फॉर द, यानी कि जो न्यू मिडिल क्लास था उसके लिए लिबरलिज्म का मतलब क्या था कि फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल, हर व्यक्ति क्या हो? स्वतंत्र हो, एंड इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ, और कानून के समक्ष सभी लोग क्या हो? समान हो, यानी सबके लिए समान कानून हो और सभी लोग क्या हो? स्वतंत्र हो। यानी कि ये एक चिंगारी अब यूरोप में लिबरलिज्म के थ्रू फैलेगी और लोगों को नेशनल यूनिटी पे सोचने के लिए मजबूर करेगी। अब हमने जाना कि लिबरलिज्म जो है क्या सोच रहा है? फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल और इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। अब वो दो चीजें, यानी कि लिबरल जो लोग थे, यानी मिडिल क्लास जो वर्ग था, वो दो स्फीयर में बातें कर रहा था, एक पॉलिटिकल स्फीयर में और एक आपका इकोनॉमिक स्फीयर में। तो पॉलिटिकल स्फीयर में लिबरलिज्म का मतलब क्या है, तो उसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। पॉलिटिकल स्फीयर की बात करें तो पॉलिटिकली इट एम्फेसाइज द कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट। ये क्या बोलते थे कि गवर्नमेंट बाय कंसेंट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? गवर्नमेंट बाय कंसेंट, यानी कि चूंकि जनता पे शासन करना है तो जनता की इच्छा होनी चाहिए, उसकी अनुमति होनी चाहिए जो उस पर रूल करेगा। यानी कि इनके कहने का मतलब ये था कि गवर्नमेंट बाय कंसेंट होनी चाहिए, थ्रू पार्लियामेंट होनी चाहिए, ऐसे नहीं राजा का बेटा राजा। मतलब ये क्लरिकल प्रिविलेजेस को इग्नोर कर रहे हैं, क्लरिकल प्रिविलेजेस को अपोज कर रहे हैं। यानी कि एक कह रहे हैं, इम्फेसाइज, इस बात पे जोर दे रहे हैं कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट, कि गवर्नमेंट कैसे बने? बाय कंसेंट बने। एंड सिंस द फ्रेंच रेवोल्यूशन लिबरलिज्म हैड स्टूड फॉर द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लरिकल प्रिविलेजेस, अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट। वही बातें कह रही है। क्या कह रहा है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के माध्यम से लिबरलिज्म किस चीज के साथ खड़ा था? एंड ऑफ ऑटोक्रेसी, यानी ऑटोक्रेसी का क्या हो? अंत हो, एक तंत्र मोनार्कियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का अंत हो, और साथ ही साथ जो क्लेरिकल प्रिविलेजेस हैं, यानी जो क्लर्जी नोबिलिटी वाली जो व्यवस्था थी उसका जो प्रिविलेजेस है, उनको जो बेस्ड बाय बर्थ जो प्रिविलेज मिले थे उसका एंड हो, और साथ ही साथ एक कॉन्स्टिट्यूशन बने, और उस कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से जो गवर्नमेंट बने वो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हो। जैसा कि हम लोग डेमोक्रेसी के बारे में जानते हैं कि डेमोक्रेसी जो होती है एक रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को अपने एवज में चूज करते हैं और वो हमारे बदले में पूरी व्यवस्थाओं को चलाता है हमारे हिसाब से। यानी कि एक कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू गवर्नमेंट बने, गवर्नमेंट क्या हो? रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हो, और वो गवर्नमेंट किसके माध्यम से बने? थ्रू पार्लियामेंट। यानी कि अब राजा का बेटा राजा न बने, ये बातें कही जा रही हैं पॉलिटिकल स्फीयर में लिबरल लोगों के द्वारा, यानी न्यू मिडिल क्लास के द्वारा। क्या कही जा रही हैं कि जो है एंड ऑफ ऑटोक्रेसी, क्लेरिकल प्रिविलेजेस का एंड हो, ऑटोक्रेसी का एंड हो, संविधान बने, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हो, और वो भी किसके थ्रू? पार्लियामेंट के थ्रू। ये बातें कही जा रही हैं। साथ ही साथ 19th सेंचुरी की अगर बात करें, 19वीं शताब्दी की बात करें, तो लिबरल्स आल्सो स्ट्रेस दैट इनवॉल्बिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टीज। प्राइवेट प्रॉपर्टी के लिए इनवॉल्बिलिटी की भी बातें ये करना शुरू करते हैं, जबकि उनके बारे में एक थोड़ा सा ड्रॉबैक भी कहा जा रहा है। एक दो पॉइंट ये तो हो गए, इनकी बातें अच्छी बातें हो गई, लेकिन थोड़ा सा उसमें एक लूप होल्स भी बातें कर रहा है। क्या कर रहा है कि येट इक्वलिटी बिफोर द लॉ डिड नॉट नेसेसरीली स्टैंड फॉर द यूनिवर्सल सफरेज। देखिए यूनिवर्सल सफरेज का मतलब क्या होता है? सफरेज मतलब होता है राइट टू वोट, राइट टू वोट। वोट देने की, वोट के अधिकार की डिमांड तो करते थे, लेकिन यूनिवर्सल सफरेज की बात नहीं करते थे। मतलब पुरुष, महिला और साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति जिसके पास प्रॉपर्टी न हो, उस व्यक्ति को वोट देने का अधिकार ये खुद भी नहीं चाहते थे कि उनको वोट देने का अधिकार मिले। यानी इनके ये इक्वलिटी की बात कर रहे हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात कर रहे हैं, लेकिन इनका एक खुद का ड्रॉबैक है कि ये जो कह रहे थे कि जो इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात कर रहे हैं ये उनके लिए आवश्यक नहीं है। जो मतलब ये यूनिवर्सल सफरेज की बात नहीं कर रहे हैं, ये जो बात कर रहे हैं सिर्फ प्राइवेट प्रॉपर्टी वाले मेंस की, और वो भी सिर्फ मेंस की, वुमेन्स की नहीं। और जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं है ऐसे भी व्यक्ति को भी अपने सिस्टम से बाहर करते हैं। यानी ये सिर्फ प्रॉपर्टी वाले मेन की, प्रॉपर्टी वाले क्या वेल्दीएस्ट पर्सन, वो भी मैन, हाँ पुरुषों की बातें कर रहा है। मतलब महिलाओं को ये भी वोट देने के अधिकार की बात नहीं कर रहे हैं। एंड रिवोल्यूशनरी फ्रांस की बात करें तो द फर्स्ट पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट इन लिबरल डेमोक्रेसी द राइट टू वोट एंड टू गेट इलेक्टेड वाज ग्रांटेड एक्सक्लूसिवली टू प्रॉपर्टी ऑनिंग मैन। जो व्यक्ति प्रॉपर्टी को ऑन कर रहा है उसी को जो है वोट देने का अधिकार मिल रहा है। सो थ्रू आउट द 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी वुमेन्स एंड नॉन प्रॉपर्टीज मेन ऑर्गेनाइज्ड अपोजिशन मूवमेंट डिमांडिंग इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। यानी कि जो नॉन प्रॉपर्टी मेन है और जो वुमेन्स हैं
वो इक्वल पॉलिटिकल राइट्स के लिए तमाम डिमांड्स करते हैं। इसका मतलब कि ये जो लिबरल लोग हैं इनका स्टैंड क्या है, तो इनका स्टैंड पॉलिटिकल स्फीयर में ये है कि ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट बाय कंसेंट बने और गवर्नमेंट थ्रू एक जो व्यवस्था है देश में, वो जो ऑटोक्रेसी वाली जो व्यवस्था है उसका एंड हो, साथ ही साथ क्लरिकल प्रिविलेजेस का भी एंड हो, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बने, गवर्नमेंट बाय कंसेंट हो और गवर्नमेंट किसके माध्यम से चले, पार्लियामेंट के थ्रू चले। और साथ ही साथ ये बात करते हैं कि स्ट्रेस दैट इनवॉल्युबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी की, लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक ये है कि ये यूनिवर्सल सफरेज की बात नहीं करते हैं। मतलब देखिए, वोट देने का, राइट टू वोट की बात करते हैं, लेकिन सिर्फ प्रॉपर्टी वाले मेन की ही बात कर रहे हैं, नॉन प्रॉपर्टी मेन और महिलाओं के लिए वोट की बात ये नहीं करते हैं। अब इनकी जो इकोनॉमिक स्फीयर की बात करें, इकोनॉमिक स्फीयर में इनकी जो थिंकिंग प्रोसेस क्या थी, थोड़ा सा हम लोग उसको देखते हैं। अगर बात करें प्राइवेट इकोनॉमिक स्फीयर में कैसी इनकी सोच थी, क्या इनका स्टैंड था, किसका, लिबरल लोग, लिबरलिज्म वाली आइडियोलॉजी का या लिबरल नेशनलिज्म वाले व्यक्तियों का, यानी कि मिडिल क्लास का। इन द इकोनॉमिक स्फीयर की अगर बात करें तो लिखा है लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ द मार्केट। लिबरलिज्म किस चीज के साथ खड़ा है कि फ्रीडम ऑफ मार्केट हो, चूंकि ये वर्किंग क्लास पॉपुलेशन है। क्या है, वर्किंग क्लास पॉपुलेशन है, ये इसलिए हमेशा चाहेगा कि मार्केट हमेशा क्या हो, फ्री हो। उसको मार्केट करने के लिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए मार्केट एकदम बिल्कुल क्या हो, सभी प्रकार की गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शन जो कि इंपोज किए गए हैं उन सभी से मार्केट क्या हो, मुक्त हो, यानी किसी भी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन मार्केट पे न हो। ऑफ द एबोलिशन ऑफ स्टेट इंपोज रिस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल, यानी गुड्स और कैपिटल के मूवमेंट पे अगर कोई भी स्टेट इंपोज रिस्ट्रिक्शंस हैं तो उस चीज से मार्केट पूरी तरीके से मुक्त हो। ये बातें इकोनॉमिक स्फीयर में कौन सोच रहे हैं, लिबरल नेशनलिज्म वाले व्यक्ति, यानी कि लिबरलिज्म वाले व्यक्ति। सो ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी दिस वाज ए स्ट्रांग डिमांड फॉर द इमर्जिंग मिडिल क्लास। जो मिडिल क्लास इमर्ज हो रहा था उसकी ये बड़ी हाई डिमांड चीज थी कि मार्केट क्या हो, फ्री हो, मार्केट क्या हो, फ्री हो। सो लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ जर्मन स्पीकिंग रीजन्स इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। नेपोलियन एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैड क्रिएटेड आउट ऑफ काउंटलेस स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज इन अ कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट। जो 39 स्टेट्स का कॉन्फेडरेशन बनाया गया था नेपोलियन के द्वारा, एक शानदार इनिशिएटिव था मार्केटिंग करने के लिए, व्यापार करने के लिए। ये अभी आप देखेंगे जब आप ट्रीटी ऑफ वियना होता है तो उसमें इस चीज को अंडो भी नहीं किया जाता है प्राइवेट कंट्री के द्वारा। अभी दोनों शब्द क्या है इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये कही जा रही है इकोनॉमिक स्फीयर में बात कि 19th सेंचुरी में जो लिबरल नेशनलिज्म वाली आइडियोलॉजी वाली जो लोग हैं, यानी जो मिडिल क्लास है, वो क्या डिमांड कर रहा है, क्योंकि ये वर्किंग क्लास पॉपुलेशन है इसलिए इसको मार्केटिंग करनी है और मार्केट पे जितने भी स्टेट इंपोज रिस्ट्रिक्शन है उसको ये हटाने की बात कर रहे हैं। साथ ही साथ मार्केट को बोल रहे हैं कि मार्केट क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए किसी भी प्रकार के रिस्ट्रिक्शन से। ये चीजें ये बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ये चीजें ये बोल रहे हैं, जिसको लेकर नेपोलियन ने कुछ ऐसे प्रिंसिपल को भी इंट्रोड्यूस किया था जर्मन स्पीकिंग रीजन्स में। क्या 39 कॉन्फेडरेशन बनाया था, ये मामला क्या है इसको हम समझेंगे। सो इन द इकोनॉमिक स्फीयर लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ द मार्केट, ये तो हमने देख लिया। अब उसमें ये मार्केट को फ्री होने की बातें क्यों कर रहे हैं, थोड़ा सा अगर इस पर हम ध्यान दें तो उस वक्त इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटीज थी, इतनी ज़्यादा अंपायर्स में यूरोप बटा हुआ था कि एक स्थान से दूसरे स्थान में व्यापार करते समय व्यक्तियों को बहुत सारी समस्याएं होती थी। तमाम प्रकार के कस्टम भरने पड़ते थे, तमाम प्रकार के सीमा शुल्क देने पड़ते थे, तमाम प्रकार के स्टेट बैरियर थे। क्या मामला है कि लिख रहा है कि each of these possesses in our own currencies and weight and measures. A merchant traveling in 1833 from Hamburg to Nuremberg to sell his goods would have to pass through 11 custom barriers and pay a custom duty about 5% in each one of them. देखिए ये एक थोड़ी समस्या की बात कर रहा है इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में, चूंकि इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटीज थी। और आप समझिए उस समय 1833 की घटना बता रहा है कि 1833 में अगर किसी व्यापारी को कोई व्यापार करना है, कोई माल उसको बेचना है, गुड्स और कैपिटल का एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला सिस्टम करना है उसको, तो एक स्थान है हैम्बर्ग। क्या है, हैम्बर्ग। इस हैम्बर्ग से उसको न्यूरमबर्ग तक जाना है। कहाँ तक जाना है, न्यूरमबर्ग तक इसको जाना है। अब ये अपने माल को इसको बेचना है यहाँ से यहाँ तक, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जाते समय उसको 11 कस्टम बैरियर का सामना करना पड़ता है। कितने, 11 कस्टम बैरियर का सामना करना पड़ता है। और उन 11 कस्टम बैरियर पे 11 टाइम्स उसको 5% का क्या देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है। 5% का कस्टम जो है का क्या बोल सकते हैं, कस्टम ड्यूटी देना पड़ता है 5% का हर, यानी 55% तो उसको सिर्फ टैक्स देना पड़ता है। यानी व्यापार करना कितना ही कठिन था उस वक्त, आप एक बार
इमेजिन करके देख सकते हैं। यानी कि एक व्यक्ति को हैम्बर्ग से न्यूरमबर्ग तक अगर कोई माल को लेके जाके बेचना है तो उसको 11 प्रकार के कस्टम बैरियर का सामना करना पड़ता है और उन हर एक कस्टम बैरियर्स पे उसको 5% का कस्टम ड्यूटी यानी टैक्स देना पड़ता है। यानी एक सामान कोई चीज अगर बेचनी है तो अपने आप उसका जो दाम है, उसका जो प्राइस है 55% इंक्रीज अपने आप हो जाएगी। यानी ये बड़ा चीज था, बिकॉज ये दिखा रहा है कि आपका ईच ऑफ दिस पोजेसेस इट्स ऑन करेंसी, और जितने भी ये हर एक जो टेरिटरीज हैं इनकी अपनी अपनी क्या है करेंसी, इन सब की क्या है अपनी अपनी करेंसी। तो एक व्यापारी को अगर यहाँ से आके यहाँ पे व्यापार करना है तो हर एक बैरियर पे अपनी करेंसी को चेंज करना है, करते करते तब यहाँ के उसको माल को बेचना है, फिर इसी तरह उसको वापस भी जाना है। यानी सोचिए इतना ज़्यादा डाइवर्सिटी होने की वजह से कोई व्यक्ति व्यापार कैसे करेगा। और अगर आप सोचिए ये चीज़ें नहीं रहती तो आदमी आराम से फ्री फ्लो ऑफ मार्केट, आराम से मार्केटिंग हो सकती थी। ये चीज़ों की भी डिमांड आपकी शुरू हो गई थी किसके द्वारा, मिडिल क्लास के द्वारा। तो वही लिख रहा है कि 1833 में अगर आपको हैम्बर्ग से न्यूरमबर्ग तक किसी माल को बेचना है तो आपको 11 कस्टम बैरियर का सामना करना पड़ता है। और बात करें ड्यूटीज वर ऑफन लिव्ड अकॉर्डिंग टू द वेट और मेजरमेंट ऑफ द गुड्स एज रीजन हैड्स ऑन सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट सिस्टम। और बात करें अगर वेट एंड मेजरमेंट सिस्टम की, ये तो करेंसी वाला मामला हो गया और टैक्स का मामला हो गया। वेट एंड मेजरमेंट की भी बात करें तो वो भी हर एक टेरिटरीज का अपना ही अलग अलग जो है वेट एंड मेजरमेंट का सिस्टम, जोखने का नापने का जो सिस्टम है वो क्या है अलग अलग था, अलग अलग सिस्टम था। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें एग्जांपल दिया हुआ है कि द मेजर्स ऑफ क्लोथ फॉर एग्जांपल वाज एल। ये आप याद रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है एल, ELLE विच इज रीजन स्टूड फॉर डिफरेंट लेंथ। किसी क्षेत्र में इसकी लंबाई, जैसे मान लीजिए कोई सिस्टम है, एक क्षेत्र कोई है, एक टेरिटरी है, वहां पे 5 मीटर कोई कपड़ा है तो उसको 5 मीटर नापा जा रहा है। अगले क्षेत्र में उस 5 मीटर की वैल्यू कितनी है, 6 मीटर है, यानी वही कपड़ा वहां पे पहुंच कितना हो गया 6 मीटर। अगले जगह वो 20 मीटर भी हो सकता है और अगले जगह 2 मीटर भी हो सकता है। यानी वो कपड़ा अलग अलग जगह पे अलग अलग उसकी वैल्यूज हो रही है, अलग अलग मेजरमेंट उसका हो जा रहा है, बिकॉज सबके वेट एंड मेजरमेंट सिस्टम क्या थे, अलग थे। हर टेरिटरीज के वेट एंड मेजरमेंट सिस्टम क्या थे, अलग थे। जैसे इसको एल के माध्यम से समझाया जा रहा है, विच इज एन रीजन स्टूड फॉर डिफरेंट लेंथ एंड LA इज अ टेक्सटाइल मटेरियल bought in Frankfurt would get you 54.7 centimeter of cloth, 54.7 centimeter of clothes in men's, 55.1 centimeter in Nuremberg और 65.6 centimeter in Freiburg। यानी देखिए कपड़ा वही है, कहीं पे लंबाई उसकी कुछ मानी जा रही है, कहीं पे लंबाई कुछ मानी जा रही है और कहीं पे लंबाई कुछ मानी, यानी इतनी सारी डाइवर्सिटीज है। तो इकोनॉमिक स्फीयर में तब इसीलिए जो लिबरल क्लास थे, लिबरलिज्म वाली आइडियोलॉजी वाले जो लोग थे, जो मिडिल क्लास वाले लोग थे, वो इस चीज़ की लगातार डिमांड करना शुरू कर दिए कि इन सब चीज़ों को सही किया जाए, यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरीज बनाई जाए। क्या बनाई जाए, यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरीज बनाई जाए, जिसके लिए उनको लगा कि अगर ये सभी, जैसे एक क्षेत्र है और एक क्षेत्र ये है, यहां से यहां तक आते समय उस व्यक्ति की जो करेंसी भी बदल जाती थी, वेट एंड मेजरमेंट सिस्टम बदल जाता था और साथ ही साथ जो टैक्स है वो भी बहुत अधिक मात्रा में देना पड़ता था। तो उनको लगा अगर ये क्षेत्र यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी में आ जाए या एक क्षेत्र बन जाए, चाहे पॉलिटिकल स्फीयर में कुछ भी हो, लेकिन इकोनॉमिक स्फीयर में अगर एक जैसा हो जाए, इसमें जितने भी कस्टम बैरियर्स हैं उन सबको हटा दी जाए, एक सीधे आदमी जो फ्री फ्लो ऑफ मार्केटिंग सिस्टम को वो अंजाम दे सके, तो कितना शानदार रहेगा। इस चीज को सोच के कुछ काम भी हुए और वो काम क्या हुए उसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। Such conditions were viewed as a obstacle to economic exchange and growth by the new commercial class। ये जो न्यू कमर्शियल क्लास था, जिसको हम लोग मिडिल क्लास बोलते हैं, इसके द्वारा जो ये चीजें देखी गई, जो ये चीजें, जो ये कंडीशन है, वो उनके लिए सबसे बड़ी बाधा थी। क्या थी सबसे बड़ी बाधा थी, हु ऑल फॉर द क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी, जिसकी वजह से जो मिडिल क्लास थे वो यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरीज की बात करते थे, यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरीज की बात करते थे, अलाउइंग द अनहिंडर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स पीपल एंड कैपिटल, जिसमें वो बातें करते थे यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरीज में कि वहां पे अनहिंडर्ड मूवमेंट हो, किसका, गुड्स का, पीपल का, कैपिटल का, इन सब चीजों का बिल्कुल फ्री फ्लो हो।
ऐसी बातें वो कर रहे थे, क्योंकि इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटीज कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने पे तमाम प्रकार के, चाहे वेट मेजरमेंट सिस्टम हो, करेंसी की बात हो, चाहे वो टैक्स की बात हो, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। तो जिसको देख के कुछ जो व्यापारी संघ थे उन्होंने कुछ बनाया भी, और वो क्या किया कि इन 1834 अ कस्टम यूनियन, एक कस्टम यूनियन बनाया गया जिसको क्या बोला गया, ज़ोल्वेरिन। क्या बोला गया, ज़ोल्वेरिन वाज फॉर्म्ड एट द इनिशिएटिव ऑफ प्रशिया एंड ज्वाइंड बाय द मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट। तब उसके बाद 1834 में ज़ोल्वेरिन नाम का एक कस्टम यूनियन बनाया गया, जिसमें कि आपका प्रोशिया ने इस चीज को इनिशिएट लिया और ज़ोल्वेरिन नाम का एक कस्टम यूनियन बनाया, और बाद में इसे बहुत सारे जर्मन स्टेट भी शामिल हुए। और इस यूनियन में क्या किया गया कि एबोलिश टैरिफ बैरियर्स एंड रिड्यूसेस द नंबर ऑफ करेंसी फ्रॉम ओवर 30 to 2। कि जैसे मान लीजिए कोई क्षेत्र, जैसे प्रोशियन अंपायर है, कोई जैसे प्रोशियन अंपायर है, और इस प्रोशियन अंपायर के आसपास भी कुछ जो है टेरिटरीज हैं, उन सब ने आपस में क्या मिलकर एक ज़ोल्वेरिन बना लिया। अब इस क्षेत्र में अगर कोई व्यापार होता है तो वो बिल्कुल फ्री फ्लो होगा, और वहाँ पे करेंसी का जो संख्या है वो कम कर दी गई, कस्टम यूनियंस को एबोलिश कर दिया गया, 1-2 कस्टम कर दिए गए, आपकी लैंग्वेज को क्या बोलते हैं, वेट एंड मेजरमेंट सिस्टम को यूनिफाई कर दिया गया, या और साथ ही साथ जो कस्टम बैरियर थे उनको एबोलिश कर दिया गया। जो टाइप्स ऑफ करेंसी थी उनको 30 प्रकार की यानी 30 प्रकार की करेंसी को रिड्यूस करके लगभग 2 तरह की करेंसी के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया, कि अब जो 30 प्रकार की समस्याएं होती थी अब सिर्फ 2 प्रकार की समस्याएं होंगी। यानी कि प्रशिया ने इनिशिएट लिया और बनाया ज़ोल्वेरिन। और ज़ोल्वेरिन क्या है, तो वो एक कस्टम यूनियन है, और इस कस्टम यूनियन के माध्यम से जो है एबोलिश कर दिया गया क्या, टैरिफ बैरियर्स को। किसको, टैरिफ बैरियर्स को, और साथ ही साथ नंबर ऑफ जो करेंसी हैं उनको भी क्या कर दिया गया, रिड्यूस कर दिया गया। So the creation of network of railways further stimulated mobilities, harnessing economic interest to national unification। यानी और साथ ही साथ creation of network of railway further, साथ ही साथ उस क्षेत्र में रेलवे नेटवर्क को भी क्या कर दिया गया, एक्सपांड किया गया, उसको भी बढ़ाया गया, जिससे कि स्टिमुलेशन जो है आपका शानदार हो गया, व्यापार, एक्सपोर्ट इंपोर्ट तमाम चीजें शानदार तरीके से होने लगी। वही बातें कर रहा है कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट टू नेशनल यूनिफिकेशन, यानी हम समझ चुके हैं कि इसके माध्यम से हम समझ रहे हैं, कुछ लोगों को दिख रहा होगा उस वक्त के समय में कि इकोनॉमिक यूनिफिकेशन के माध्यम से भी हम कहीं न कहीं देख पा रहे हैं कि कितनी आसानी हो रही है। तो अगर पॉलिटिकल यूनिफिकेशन रहे तो और शानदार व्यवस्थाएं हो सकती, यानी कि कहीं ना कहीं नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी, कॉमननेस, सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, ये चीजें यहां से डेवलप हो रही। भले ये इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में सोच रहे हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं नेशनल यूनिफिकेशन की तरफ रास्ता आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। सो अ वेव ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म स्ट्रेंथेन एंड द वाइडर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट ग्रोइंग एट द टाइम। सो उसी समय आपका इकोनॉमिक नेशनलिज्म के माध्यम से, या इकोनॉमिक नेशनलिज्म क्या होता है, मजबूत होता है, और उसी के साथ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट भी क्या होते हैं, बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अब आपने क्या पढ़ा, न्यू मिडिल क्लास की आइडियोलॉजी, और वो आइडियोलॉजी क्या थी, लिबरलिज्म। क्या थी, लिबरलिज्म। लिबरलिज्म, लिबरल प्लस नेशनलिज्म, लिबरल प्लस नेशनलिज्म, यानी कि ये फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल और साथ ही साथ इक्वलिटी बिफोर द लॉ की बात करते हैं। ये पॉलिटिकल स्फीयर में और इकोनॉमिक स्फीयर में फ्रीडम की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, फ्रीडम की बात करते हैं, क्योंकि तमाम प्रकार के डाइवर्सिटीज का सामना उस वक्त के जो बिजनेसमैन थे, जो कमर्शियल क्लास थे, जो व्यापारी थे, उनको सामना करना पड़ता था। इसलिए वो इकोनॉमिक, यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरीज की बात कर रहे हैं, और यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी के माध्यम से इकोनॉमिक जो नेशनलिज्म है वो स्ट्रेंथन होता है, और साथ ही साथ उसकी वजह से नेशनलिस्ट सेंटिमेंट भी क्या होते हैं, ग्रो अप होते हैं, होना शुरू हो जाते हैं। अब आपका जो अगला पॉइंट है, यानी कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के माध्यम में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि आपका न्यू मिडिल क्लास एरिस्टोक्रेसी और न्यू मिडिल क्लास के बारे में पढ़ा। फिर हम पढ़े क्या कि लिबरलिज्म स्टैंड फॉर, लिबरलिज्म का लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर वो क्या है। फिर अब हम पढ़ रहे हैं कि द न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815, यानी कि न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। अब ये 1815 की कहानी आ गई। 1815 की कहानी क्या है और इसमें क्या एस्पेक्ट दिया है उसको हम लोग देखते हैं।
हम जानते हैं पूरी कहानी को, थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं कि 1774 में लुईस 16 फ्रांस का क्या बना था, राजा बना था। उसके बाद 1789 में फ्रांस में क्या हुआ था, रेवोल्यूशन हुआ था, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था। और इस फ्रेंच रेवोल्यूशन के माध्यम से जो पावर है उसकी शिफ्टिंग देखने को मिलती है, मतलब मोनार्की से पावर शिफ्ट होकर कहां चली जाती है, फ्रेंच सिटीजन्स के हाथ में। यानी जो पावर पहले कंसोलिडेट थी राजा के हाथ में, अब वो पावर फ्रांस के नागरिकों के हाथ में चली जा चुकी थी। यानी कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन वो चीज थी जिसमें पावर का शिफ्ट हमें देखने को मिलता है। अब इसके बाद समय बदलता है 1789 में। कब, 1789 में, 1799 में, 89 बल्कि 99 में नेपोलियन बोनापार्ट जो कि मिलिट्री हेड था, मिलिट्री कमांडर था फ्रांस की सेना का, वो कन्क्वायर करता है फ्रांस को, अपने अंडर कंट्रोल लेता है। क्योंकि डायरेक्टरी जो बनी थी, डायरेक्टरी रूल इन फ्रांस की कहानी आप पढ़े होंगे, उसमें अनस्टेबिलिटी की वजह से नेपोलियन इसका फायदा उठाता है और खुद को वहां का डिक्टेटर डिक्लेयर करता है। और खुद के बाद 1804 यानी 1804 में अपनी सिविल कोड लाता है। क्या लाता है, सिविल कोड लाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं नेपोलियनिक कोड या फिर सिविल कोड। क्या बोलते हैं, सिविल कोड। क्या बोलते हैं, सिविल कोड ऑफ 1804। अब ये या तो नेपोलियनिक कोड इसको आप बोल सकते हैं, चाहे सिविल कोड ऑफ 1804 भी बोल सकते हैं। इस कोड के माध्यम से तमाम रिफॉर्म्स किए और ये बातें ऑल ओवर द यूरोप में फैली। कुछ लोगों ने उसका स्वागत किया, हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी समझा, और कुछ लोगों ने बाद में जब स्वागत किया और बाद में जब उनको लगा कि इकोनॉमिक फ्रीडम तो मिल गया, राजा से छुटकारा तो मिल गया, लेकिन हमारी जो पॉलिटिकल फ्रीडम थी वो छूट गई, वो फिर किसी ने पकड़ ली, तो उन्होंने फिर उसका विरोध करना भी शुरू कर दिया। तो ये चीज़ हमने नेपोलियन का पढ़ा। लेकिन नेपोलियन फिर 1804 से लेकर आपका शासन वो कर रहा है, लेकिन 1815 में एक समय बदलता है और 4 कंजर्वेटिव जो रिजिम थे, जो अंपायर थे, जो टेरिटरीज थे, जिनको हम बोलते हैं प्रैब कंट्री। क्या बोलते हैं, प्रैब कंट्री, प्रशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन, ये 4 कंजर्वेटिव रिजिम मिलके बैटल ऑफ वाटरलू क्या लड़ते हैं, बैटल ऑफ वाटरलू। और इस लड़ाई में नेपोलियन को हरा देते हैं। क्या कर देते हैं, नेपोलियन को हरा देते हैं। यानी वाटरलू की लड़ाई होती है और वाटरलू की लड़ाई में नेपोलियन वाज डिफीटेड, नेपोलियन को हरा दिया जाता है। और जब नेपोलियन हार जाता है, वो भी कंजर्वेटिव रिजिम से, तो आप सोच सकते हैं कि एक बार फिर से यूरोप में और फ्रांस में कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी स्टेब्लिश होने जा रही है। तो ये कहानी में हम लोग अब तक यहां तक बढ़े हैं। अब उसी कहानी में आगे बोल रहा है कि न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1859। पहले क्या था, लुईस 16 के समय, उसके पिता के समय कंजर्वेटिज्म, उसको हटा के रिपब्लिक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को लाने का प्रयास हुआ था। फिर नेपोलियन आ गया, उसने कुछ रिफॉर्म किए, कुछ अच्छे किए, कुछ बुरे किए, तमाम काम किए। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है कि अब जब नेपोलियन हार गया तो एक बार फिर से कंजर्वेटिज्म आ गया आपका 1815 के बाद। अब उसमें क्या घटनाएं घटती हैं उसको हम लोग देखना शुरू करते हैं। क्या कहानी है, पूरी कहानी कि ये आपका 1774 में क्या था, मोनार्की थी, वो हटी, जैकोबिन क्लब आया, वो हटी, डायरेक्टरी आई। डायरेक्टरी में का फायदा उठा के कौन आया, नेपोलियन बोनापार्ट। अब नेपोलियन बोनापार्ट 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू में हार जाता है और फिर से मोनार्की यानी कि जो बर्बन डायनेस्टी जो चली गई थी वो फिर से रिस्टोर कर दी जाती। अब उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इधर लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी बढ़ रही है और इधर फिर से एक बार कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी फिर से स्टेब्लिश हो चुकी है। कहां पे, फ्रांस में। यानी कि द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815 यूरोपियन गवर्नमेंट वर ड्रिवन बाय स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म। यानी कि वो किससे अब ड्रिवन हो रही है, बाय कंजर्वेटिज्म। फिर से वो पुरानी आइडियोलॉजी जो रूढ़िवादिताएं हैं, जिसमें माना जाता है कि कोई समाज में परिवर्तन न हो, पूरी पावर का कंसोलिडेशन हो, मोनार्किकल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हो, क्लरिकल प्रिविलेजेस हो, ये सारी चीजें फिर से वहां पे यूरोप में देखने को मिल जाती हैं। सो कंजर्वेटिव बिलीव दैट एस्टेब्लिश traditional institution of state and society like monarchy, the church, social hierarchy and property and the family should be preserved। यानी वो मानते हैं, वो विश्वास करते हैं क्या कि अब कोई आपसे पूछ सकता है कंजर्वेटिज्म क्या होता है, तो कंजर्वेटिज्म यानी कि एक आइडियोलॉजी है। क्या है कंजर्वेटिज्म, क्या है, एक आइडियोलॉजी है। और इस आइडियोलॉजी के अंदर ये माना जाता है कि जो स्टेब्लिश ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन है, यानी मोनार्की, चर्च, ये सारी चीजें, वो क्या जो स्टेट और सोसाइटी में जो स्टेब्लिश है, जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन जैसे कि मोनार्की, चर्च, सोशल हायरार्की, प्रॉपर्टी और फैमिली, वो शुड बी प्रिजर्व्ड, वो हटनी नहीं चाहिए, वो प्रिजर्व होनी चाहिए।
ये सोच है कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी की। और इस जब दोबारा फिर से 1815 में आ जाती है तो क्या मेजर चेंजेस को करेगी, उसको हम लोग देखने वाले हैं अगले टॉपिक्स में। लेकिन इसके बाद हमको रेवोल्यूशनरीज भी पढ़ना है, इसलिए इन दोनों टॉपिक को इंटरकनेक्ट करके हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। यानी कि हम लोग ने लिबरलिज्म को पढ़ लिया पूरी तरीके से, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कंजर्वेटिज्म को। किसको पढ़ेंगे? कंजर्वेटिज्म को, जिसमें कि हम लोग जानेंगे कि मोस्ट कंजर्वेटिव हाउएवर डिड नॉट प्रपोज टू रिटर्न द सोसाइटी ऑफ प्री रिवोल्यूशनरी डेज। हम जानते हैं कि 1815 में क्या आ चुका है? कंजर्वेटिव रिजिम। लेकिन वहां के जो कंजर्वेटिव जो दोबारा आए, कंजर्वेटिव जो आए, वो अब ये कर रहे हैं कि अब हम पुरानी जो प्री रिवोल्यूशनरी डे है, जो रिवोल्यूशन के पहले का जो समय था, हम सेम टू सेम वैसा नहीं चाहते हैं। अभी क्यों ऐसा नहीं चाहते हैं, इसको हम लोग पढ़ेंगे अगले सेशन में। और आज के सेशन को हम लोग यहीं पे साइन ऑफ करते हैं। क्या करते हैं? साइन ऑफ करते हैं। और कल हम लोग पढ़ेंगे कंप्लीट इस टॉपिक को, और साथ ही साथ पढ़ेंगे द रिवोल्यूशनरीज, और इस टॉपिक को कंप्लीटली क्या कर देंगे? कंप्लीट खत्म कर देंगे। और फिर पढ़ेंगे द एज ऑफ रिवोल्यूशन। यानी लगभग हम लोग बीच में आ चुके हैं। हमारे चैप्टर का जो डिस्कशन है लगभग मध्य में पहुंच चुका है। 2 से 4 लेक्चर, लगभग 4 या 5 लेक्चर और चलेंगे। इसके बाद पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा? पूरी तरीके से कंप्लीट, कंसोलिडेट और तैयार। इसी के साथ सेशन को हम लोग साइन ऑफ करते हैं। थैंक यू एवरीवन। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।